95% लोग राहुल भाई गर्दन के नीचे पैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ खर्च नहीं करते। और जिसने भी अपने यहाँ पैसा खर्च किया है उसको यहाँ डालने की चिंता नहीं रहती, अपने आप चल के आया पैसा। ऐसे कौन से बिजनेस है जो लो कैपिटल या फिर एकदम ना के बराबर कैपिटल है उसके अंदर किए जा सकते हैं? 10 बिजनेस बताता हूँ बैक टू बैक, और जिनको शुरू करने के लिए कोई करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं। सब कुछ तो ये ऑनलाइन खा चुका है, ये जुबा पर रहता है। राहुल भाई ये उसी के मन में ख्याल आ रहा है जो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। क्या बिजनेस के लिए एआई बर्बादी का दौर है? मतलब एआई वो सारे जॉब खा जाएगा जहाँ वो काम होते थे जो रिपीटेड होते हैं, सेम टू सेम काम रिपीट हो रहा था, वो सब एआई खा जाएगा। किसी भी कोर्स में आप देखोगे 10-15 लाख रुपए की एजुकेशन है, उसके बाद में आप नौकरी कर रहे हो 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए की सैलरी। तो ये बिजनेस माइंड कहाँ से डेवलप होगा? अब मैं इसका थोड़ा कड़वा जवाब दूंगा, हो सकता है आपकी ऑडियंस इसमें गालियों की बौछार भी कर दे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्यों बिजनेस की तरफ आना चाहिए आज के यूथ को, आज की युवा पीढ़ी को। मैं हर युवा को ये बात बोलूँगा, जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, जिसको भी अपने जीवन में कंफर्ट जोन प्यारा नहीं है, उसको बिजनेस में आना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में एक पहलू तो हर व्यक्ति देखता है हरा हरा, कि बिजनेस में लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, बिजनेस में वेल्थ बन जाती है, बिजनेस में आज़ादी मिल जाती है। पर ये सब बड़ा छोटा पार्ट है। इस छोटे पार्ट के पीछे बहुत संघर्ष होता है, और वो संघर्ष के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन त्यागना ही पड़ता है। तो मैं लोगों से बोलता हूँ कि यदि आप अपने कंफर्ट जोन को त्यागने के लिए तैयार हो तो ही बिजनेस की तरफ रुख करो, और यदि आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो तो फिर केवल जॉब सबसे अच्छा है। जॉब एक इतना शानदार विकल्प है ना सर, जो आपको जीवन में कभी बड़ा आदमी भी नहीं बनने देगा और भूखा भी नहीं मरने देगा। ये आपको एक है ना, एक मकड़ जाल में बोलो या एक पिंजड़े में बोलो, फंसा के रखता है। हर महीने आपको पता है कि 1 तारीख को टन से मैसेज आएगा मेरे मोबाइल में सैलरी क्रेडिटेड, और वो 15-20 दिन तो बड़ा खुशी देता है, और 20 दिन के बाद जब वो पैसे एकदम ज़ीरो बैलेंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो लास्ट के 10 दिन सांसें ऊपर नीचे रहती कि अब मैं लास्ट के 10 दिन कैसे निकालूं। पर बिज़नेस में ऐसा नहीं है। पर बिज़नेस में जो मेहनत लगती है वो जॉब से 3 गुना लगती है। यदि आप जॉब में 8 घंटे काम कर रहे हो तो आप ये मान के चलो बिज़नेस शुरू करोगे तो आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, 15 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, और शायद 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। तो यदि आप जीवन के 5 साल त्याग करने के लिए तैयार हो कि मैं 12 घंटे 15 घंटे अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हूँ, तो बिज़नेस करिए। और यदि आप इस माइंडसेट के साथ बिज़नेस में नहीं आ सकते तो आप जॉब ही करिए। जॉब में भी बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं, जॉब करते रहिए। चित्रेश जी, आपके बारे में देखो मैंने बहुत सुना है, बिजनेस के गुरु हो आप। एक तरह से कई पॉडकास्टों में चाणक्य भी, वो शायद सही है, आपके ऊपर फिट बैठता है शब्द। तो ऐसा क्या करते हो आप कि लोग आपके और खींचे चले आते हैं और बिजनेस एडवाइस लेकर जाते हैं? क्योंकि हज़ारों से ज़्यादा, मैं शायद लाखों में भी बात करूँ तो कई बिजनेस आपने खड़े करवा दिए हैं अब तक। तो ऐसे कौन से बिजनेस है जो लो कैपिटल या फिर एकदम ना के बराबर कैपिटल है उसके अंदर किए जा सकते हैं, शुरुआत की जा सकती है और आज का यूथ उन्हें शुरू कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है राहुल भाई। देखिए, मैं लोगों से एक ही बात बोलता हूँ, जस्ट गो टू बेसिक्स। अपने बेसिक्स पे चले आओ। हम सब, भारत जो है वो गांव प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश बोलते हैं, गांव प्रधान देश थे। और आज गांव में जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़े शहरों में नहीं है। जैसे मैं आपको 10 बिजनेस बताता हूँ बैक टू बैक, जो गांव से शुरू किए जा सकते हैं और जिनको शुरू करने के लिए कोई करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी और सबसे सरल, आज भारत देश में बहुत संख्या में पशुधन अवेलेबल है। पशुधन मतलब गाय, भैंस, बकरी, ये हर गांव में है। हर गांव में इसका गोबर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप खाली गाय के गोबर, भैंस के गोबर को इकट्ठा करके वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाइए। ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट मिनिमम 1 एकड़ से शुरू हो जाएगा, और बड़ा तो आप जितना बड़ा करना चाहो। और वर्मी कंपोस्ट का सर राहुल भाई आज ये आलम है कि आप 2 से 3 महीने मेहनत करो पहली बार, उसके बाद तो लगातार फिर ये बनता रहता है, और आप सही तरीके से इस काम को करो तो महीने में करोड़ रुपए भी बनाए जा सकते हैं। और करोड़ रुपए बनाने वाले 2-4 लोगों को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। अच्छा। जो केवल वर्मी कंपोस्ट बेच के, गाय के, भैंस के गोबर का बेड बना के उसमें
केंचुआ डाल के उसकी देखरेख करके उसको कंपोस्ट बनाते हैं, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, केंचुआ खाद बोलते हैं। तो केंचुआ खाद एक विकल्प है, जिस विकल्प में बहुत कम पैसा लगता है और बहुत आसानी से ये बिजनेस हो जाता है, और इसमें कोई बड़ी नुकसान की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें खराब होने को है ही नहीं। ठीक, पहला हो गया वर्मी कंपोस्ट। दूसरा हो गया आप प्लांट की नर्सरी शुरू कर लो गांव में। ठीक, आज बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिन प्लांट की बड़े शहरों में बड़ी डिमांड होती है, चाहे वो दिखावे के लिए शोकेश वाले प्लांट हों, फिर चाहे वो तुलसी के पौधे हों, चाहे वो बांस के पौधे हों, चाहे वो ड्रम स्टिक के पौधे हों। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ नासिक में जो केवल ड्रम स्टिक के पौधे उगाता है, सहजन के पौधे उगाता है, और वो महीने में सर कम से कम 50,000 से 60,000 पेड़ बेच देता है। महीने में 50 से 60,000 बोल रहा हूँ मैं आपको। 50 से 60,000 आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी? जब तो मैंने बोला एक महीने में। एक महीने में। मैं एक मेरे मित्र को जानता हूँ जो गुलाब की खेती करता है और गुलकंद बनाता है। गुलाब की खेती करता है और गुलाब से फिर गुलकंद बनाता है, और उसका ईयरली टर्नओवर लगभग 2.5 से 3 करोड़ है। ठीक, और 2.5-3 करोड़ में जब अपन उससे बोलते हैं कि भाई इसमें मुनाफा क्या है, तो बोलता भाई आप ये मान के चलो लगभग 40% का मुनाफा, मतलब 80 लाख रुपए महीने साल का कमा रहा है। ठीक, अभी मैंने आपको 3 बिजनेस बताए जिनमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें खाली इन्वेस्टमेंट है बड़ी मेहनत का। आपको मेहनत जीवटता से करनी पड़ेगी। तीनों ही बिजनेस में जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको दिन रात झोंकना पड़ेगा, और ये भी पहले 3 से 6 महीने आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है। उसके बाद तो प्रोसेस ऐसा बन जाता है कि आप फिर मॉनिटरिंग भी करोगे तो काम होगा। ठीक, पर पहले 3 से 6 महीने आपको ज़्यादा समय, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और खुशी की बात राहुल भाई, इन तीनों व्यवसाय में गवर्नमेंट आपको 20% से लेके 40% की सब्सिडी भी देती है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट से लेना चाहो पैसा, फंडिंग, तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो मैंने सहजन के आपको पेड़ पौधों की बात की। सहजन एक ऐसा पेड़ है राहुल भाई जिसका पत्ती से लेके जड़ तक सब कुछ बिकता है। पत्ते से लेके जड़ तक सहजन का पाउडर बिकता है। सहजन का पाउडर 2,500 हज़ार रुपये किलो तो इंडिया में बिक रहा है। इंडिया के बाहर का तो आप छोड़ दो, और इंडिया में भी इतना बड़ा मार्केट है ना। हरियाणा के पास एक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, सहजन के पाउडर बनाते हैं पत्ती का। हस्बैंड इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के उसने ये काम शुरू किया। 2.5 एकड़ में वो काम, 2.5 एकड़ से उन्होंने काम शुरू किया था, आज 20-25 एकड़ पे काम कर रहे हैं और साल का करोड़ों रुपए से ज़्यादा बनाते हैं। ये मैं जितने नाम बोल रहा हूँ सबकी स्टोरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि ऐसा मैसेज जाता कि हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, पर ये सारी स्टोरी आप ऑनलाइन डालो आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर आप जिस गाँव में जैसे मेरे एक मित्र हैं जो सहारनपुर में रहते हैं, ठीक है, यूपी के सहारनपुर में। सहारनपुर से वो आंवले के मुरब्बा बनाते हैं, आंवले की चटनी बनाते हैं, आंवले की कैंडी बनाते हैं, और 2.5 करोड़ रुपए सालाना का उनका बिजनेस है। 10 लाख रुपए गवर्नमेंट से लोन लेके उसने बिजनेस शुरू किया था। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं, 2.5 करोड़ रुपए सालाना का बिजनेस। ये सारी स्टोरी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, सिर्फ आंवले का मुरब्बा सेल, सिर्फ आंवले का मुरब्बा, चटनी, कैंडी, आंवले का अचार, बस इतने 5-6 आइटम आंवले के बनाते हैं, 2.5-3 करोड़ का धंधा करते हैं। ठीक, एक बिहार की नंद और भाभी, 2 लोगों ने मिलकर अचार का बिजनेस शुरू किया था बिहार से। आज उनका करोड़ों रुपए का बिजनेस, 2.5-3 करोड़ का बिजनेस करती हैं। शार्क टैंक में आई थी, शार्क टैंक में उनको फंडिंग भी मिली। ठीक, तो ये 5 बिजनेस मैंने आपको ऐसे बताया जिन बिजनेसेस में आप गांव से शुरू करो, छोटी सी कैपिटल लगेगी, लगता है इसमें मेहनत, लगती है इसमें पेशेंस, लगता है इसमें कंसिस्टेंसी, लगता है इसमें टाइम। ये 5-6 चीज़ें वो हैं जिनके लिए आपको है ना बहुत बड़े पूंजी की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी पूंजी से शुरू करो। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मैं जबलपुर से हूँ बेसिकली। जबलपुर में एक मशरूम का उत्पादन करता है भाई साहब। आज सर वो मशरूम बेच के बैंकॉक थाईलैंड में रेस्टोरेंट खरीद चुके हैं। बैंकॉक थाईलैंड में उनका रेस्टोरेंट चल रहा है मशरूम बेच के।
मैं पिछले 25 सालों से उनको मशरूम बेचते देख रहा हूँ। एक 10 बाय 10 के कमरे से उन्होंने धंधा शुरू किया था और आज शहर के एक नामी गिरामी मशरूम उत्पादक हैं वो। खाली मशरूम बेच के थाईलैंड बैंकॉक में रेस्टोरेंट, मजाक है क्या सर? बहुत बड़ी बात है। मैं जब भी शौक हूँ ना कि मशरूम मैंने इतना कमरा, जिस कमरे में बैठ के शूट कर रहे हैं सर, इस कमरे से उनको उत्पादन करते देखा। वो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करते थे। पहले उन्होंने खुद उत्पादन किया, बाद में उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद लोगों से उत्पादन करवाया, फिर लोगों से मशरूम खरीदना शुरू किया, फिर मशरूम का पाउडर बना के मशरूम का पाउडर बेचना शुरू किया, फिर बाद में वही मशरूम का पाउडर पूरे देश में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और उससे उन्होंने पैसा बनाया। तो ये 6 बिजनेस मैंने अभी तक आपको बताए, जिनमें बहुत छोटी कैपिटल लगेगी। गांव से आप शुरू कर सकते हो, हर छोटे गांव से शुरू कर सकते हो, इस बिज़नेस को बड़ा बना सकते हो। ठीक। 7वां, आप ब्लू टी का बिज़नेस शुरू कर लो। ब्लू टी हमारे यहाँ जो अपराजिता जिस पौधे को बोलते हैं, उस पौधे को आप खेती करिए और उसके फूलों को आप छाँव में सुखाइए। धूप में नहीं सुखाना, छाँव में सुखाना है, जिसमें उसका कलर ख़राब ना हो। छाँव में आप सुखाइए, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी है, सीधे फूल पैक करके बेचिए। ब्लू टी के नाम से बहुत अच्छा बिक रहा है। ठीक। फिर गुड़हल के पौधे आते हैं। गुड़हल के पौधों का बहुत अच्छा पेस्ट बनता है, हेयर फॉल रोकता है। आप गुड़हल के पौधे उगाइए, पौधे के पौधे बिक जाते, फूल के फूल बिक जाते हैं, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो उज्जैन में हैं। उज्जैन में वो महाकाल मंदिर से फूल प्रोक्योर करते हैं, फूल उठाते हैं और उसकी वो अगरबत्ती धूप बत्ती बना के बेचते हैं। करोड़ों का बिजनेस है सर उसका, करोड़ों का। यानी यूज फूल जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, फूल जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, वो फूल को वहाँ से उठाते हैं, उनका धूप बत्ती बनाते हैं। पूरा प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है, बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने काम पे लगाया। पूरे प्रोसेसिंग यूनिट में एक ही काम होता है, फूलों को सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर उसमें कुछ 2-4 और इंग्रेडिएंट मिला के उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती बनाते हैं। तो राहुल भाई, गाँवों में इतना स्कोप है। अभी बीच में पिछले साल 1.5 साल पहले, साल भर पहले, जब हमारे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, उस समय एक रील बड़ी वायरल हुई थी। नीम की दातून बेच के एक लड़के ने लाखों रुपए कमाए। तो आज नीम के दातून इंडिया के बाहर इतना एक्सपोर्ट हो रहा है कि आप जितना बेचना चाहो उतना बेच लो। और हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सर। नीम का दातून तो छोड़ दो, गाय के गोबर के उपले आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बेच लो, आप कितना बेच सकते हो। आप गांव में पॉली हाउस लगाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40% सब्सिडी देती है पॉली हाउस लगाने में, 40% सब्सिडी। पॉली हाउस लगाइए, पॉली हाउस में उगाइए खीरा, पॉली हाउस में उगाइए शिमला मिर्च, पॉली हाउस में उगाइए जरबेरा की खेती करिए। जरबेरा एक फूल होता है जो एक्सपोर्ट होता है। ये सब कुछ आप पॉली हाउस में लगाइए, कंट्रोल टेम्परेचर में। पॉली हाउस में लगाने के बाद उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है, सारे के सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये काम करके आप साल का करोड़ों रुपए आसानी से कमा सकते हो, केवल 2 एकड़ के पॉली हाउस में। अब आप बोलोगे बहुत बड़ी कैपिटल लगती है, तो भाई बहुत बड़ा मुनाफा भी तो होता है पॉली हाउस में। और सब्सिडी, और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, तो आप पॉली हाउस लगा लीजिए। तो राहुल भाई, गाँव में इतना स्कोप है ना, इतना स्कोप है ना कि 10 बिजनेस तो मैं अभी तक आपको गिना चुका हूँ। ऐसे मैं आपको 50 बिजनेस बता सकता हूँ बैक टू बैक बिना रोके। इतना स्कोप है गाँव में। आप गाँव से शुद्ध मसाले का बिजनेस शुरू करिए। कई शहर ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां धना, हल्दी, मिर्च बहुत क्वांटिटी में उत्पादन होता है और वो किसान एज इट इज़ बेच देते हैं। आप धना प्रोक्योर करिए, उसको बढ़िया ग्राइंड करिए और शुद्ध धना का पाउडर बना के बेचिए। 60-70 रुपये किलो खड़ा धना मिलता है सर। आप उसको सारा प्रोसेस करने का 20 रुपये भी जोड़ लो तो 80 रुपये किलो की आपकी लागत होती है। 10 रुपये की पैकेजिंग गिन लो तो 90 रुपये की आपकी टोटल लागत हुई। 200 से 250 रुपये तो डी मार्ट में बिकता है, जहाँ सबसे सस्ता मिलता है, और वो पता नहीं कैसा है। ठीक, जिसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं, वहाँ 200-250 रुपये किलो बिक रहा है। तो आप मसालों का बिजनेस गाँव से शुरू कर सकते हो। तो गाँव में इतना विकल्प है ना, इतना विकल्प है ना। हम काम करना नहीं चाहते। बेरोजगारी केवल उनके पास है जिनको काम ना करने की आदत है।
जो काम करना चाहता है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। आप आंख बंद करके देखो और बताओ आपके सर्कल में कितने लोग बेरोजगार हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जिनके साथ आप मिलते जुलते हो, कितने लोग बेरोजगार हैं? आप 5 भी नहीं गिन पाओगे, क्योंकि आप काम करने वालों के सर्कल में आ गए हो। सर्कल मैटर करता है। ऐसे लोग टकराते भी हैं डेली की, जो बेरोजगार हैं, पूछते हैं क्या बिजनेस करना है, क्या नहीं करना है, पर वो पूछते बस है, बस पूछते हैं, करना नहीं चाह रहे, एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लेना चाह रहे। जिसने एक्शन लिया है तो हो सकता है 4 महीने भगवान परीक्षा ले, 6 महीने परीक्षा ले, साल भर परीक्षा ले, पर साल 2 साल बाद आप ऐसी जगह आके सेट हो जाते हो कि आप धंधा कहीं पे भी कर सकते हो। तो धंधा करना आज भारत में पिछले 50-100 सालों से सबसे ज़्यादा सुगम आज हो गया है। आज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सोशल मीडिया का आपको सपोर्ट मिलता है, पूरा वर्ल्ड ओपन है, कहीं पे भी जाके आप माल बेच लो। ये सारी सुविधाएं पहले नहीं थी राहुल भाई। पहले कोई एक्सपोर्ट करता था ना तो उसको इतने इज्जत की नज़रों से देता, अच्छा एक्सपोर्टर है वो, एक्सपोर्टर है, ऐसी इज्जत मिलती थी। आज अपने घर के बाजू में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, हमें पता भी नहीं है। हमारे गांव में जरबेरे का एक लड़का एक्सपोर्ट कर रहा है, जरबेरा फूल का। सर साल में 1.5-2 करोड़ का फूल बेच देता है वो, 1.5-2 करोड़ रुपए का। आज लॉजिस्टिक इतना अच्छा हो गया इंडिया में, जबलपुर में उत्पादन करता है, जबलपुर से बाय रोड वो भेजता है नागपुर, और नागपुर से सीधे आउट ऑफ इंडिया। 4-5 घंटे में नागपुर पहुंचता है माल, वहां से 2-4 घंटे में लोड होके आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। तो इतना इजी एक्सपोर्ट हो गया है। इतना क्यों एक्सपोर्ट इजी कैसे हो गया कि अब अवेयरनेस है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से 50 लोग आपको एक्सपोर्ट करना सिखा रहे हैं ऑनलाइन। किसी का भी कोर्स कर लो, यदि आपको कोई नहीं मिलता है तो चैट कमेंट बॉक्स में डालो, 2-4 लोगों के नंबर मैं दे दूंगा जो ऑथेंटिक हैं, पर अभी नाम लूंगा तो आप लोगों को लगेगा हम प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, कुछ सीखने वाली बात है तो आप बता सकते हैं, अगर किसी को कुछ सीखने से नॉलेज ही मिलती है तो। सर बहुत सारे लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हैं। आप किसी मतलब आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जानकारी, आपको ढेरों लोग मिल जाएंगे। तो राहुल भाई आज इंडिया में इतनी ज़्यादा स्कोप है ना, क्योंकि कोविड के बाद से पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ झुक रहा है। तो कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट उठाओ जो हेल्थ से रिलेटेड हो और उस पर आप काम करना शुरू करो, उत्पादन करना शुरू करो, उड़ के बिकेगा। मेरा एक मित्र है, कीड़ा जड़ी का मशरूम उगाता है, कीड़ा जड़ी मशरूम उगाता है। सर कीड़ा जड़ी का अभी मैं कहीं टकराया था, एक 100 कैप्सूल की बॉटल मैंने देखी, 90 कैप्सूल की बॉटल 1 लाख रुपए की, मतलब लगभग 1100 रुपए का एक कैप्सूल कीड़ा जड़ी का, सिंगल कैप्सूल। तो कीड़ा जड़ी मशरूम का उत्पादन आप घर से कर सकते हो, 10 बाय 10 के कमरे में कीड़ा जड़ी मशरूम उगाया जा सकता है। आप केसर की खेती घर से कर सकते हो, 10 बाय 10 के कमरे से केसर की खेती आज करना संभव हो गया है। बहुत महंगा बिकता है बहुत महंगा बिकता है। आप घर से माइक्रो ग्रीन का उत्पादन करना शुरू कर सकते हो। माइक्रो ग्रीन आजकल नया कल्चर चला है, लोग अंकुरित दालों का जो पूरी फली निकलती है माइक्रो ग्रीन के नाम से बिक रहा है। सर एक लड़के ने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ी और माइक्रो ग्रीन लगा के बेचना शुरू किया, साल का 80-90 लाख रुपए कमाने लगा। सोशल मीडिया पे उसकी स्टोरी बड़ी वायरल है। तो आप माइक्रो ग्रीन बना के उत्पादन करना शुरू कर दो, माइक्रो ग्रीन बेचना शुरू कर दो। सर एक मित्र हमारे घर से छत पे, अपने छत पे, बड़ा छत था उनका, छत से खेती कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक सब्जी उगा के बेचते हैं, 100% ऑर्गेनिक। उन्होंने अपने पूरे छत पे ग्रीन कलर का शेड लगा लिया है। छत पे ऊपर भी शेड, आसपास भी पूरा शेड, धूप वूप से उन्होंने प्रोटेक्शन कर लिया है। और पॉली बैग में जो ग्रीन कलर के बैग आते हैं, उन बैग में वो सब्जियों का उत्पादन करते हैं। और प्रतिदिन वो बोलते हैं मैं 1000-1500 रुपये की सब्जी घर बैठे बेच रहा हूँ। आस पड़ोस के लोग आके ले जाते हैं, आस पड़ोस के लोग आके ले आते हैं। 1000-1500 रुपए की सब्जी डेली बेच रहा है। ना ज्यादा बड़ा कैपिटल और घर बैठे कस्टमर आ रहे हैं। सर घर में बैठ के कर रहा है। मैं बोलता हूँ सर नहीं कमाएगा तो अपने घर के लिए तो शुद्ध सब्जी उगा ही रहा है आदमी, खुद के घर में पैसे बच रहे हैं। सर पॉली हाउस और वर्टिकल फार्मिंग इतना इजी हो गया है ना सर, आप 1,50,000 के कैपिटल लगा के अपनी फ्री छत पे वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर सकते हो। तो आज इतना सरल हो गया है ना धंधा करना राहुल भाई, कि आप केवल और केवल अवेयरनेस, मतलब जितना समय हम मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने में वेस्ट करते हैं ना, उतना समय 10-20-50 अच्छे मेरे जैसे लोगों के वीडियो बस देख लो ना आप। और यहाँ अभी जैसे मैंने आपको छोटी छोटी जानकारी दी,
अब इन 20 धंधे में से जो भी ऑडियंस है, इन 20 आइडिया में से जो भी आइडिया उसको अच्छा लगता है, वो उस आइडिया को थोड़ा डीप डिग कर लो। मैं आपको एक PDF दे दूंगा जिसमें मैं कम से कम 50 बिजनेस आइडिया की पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, जो आप अपने ऑडियंस को दे सकते हो। तो उन 50 बिजनेस आइडिया में से जो आइडिया जिसको अच्छा लगे, मैं नहीं बोलता हूँ मेरे बोलने पे करो, उस आइडिया पे थोड़ा और रिसर्च करो, ऑनलाइन देखो कोई उसको करने वाला आदमी मिलता है, जाओ उसके पास जाके 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग ले लो और उसके बाद शुरू करो। राहुल भाई मेरे एक मित्र हैं, अपने घर में मतलब गांव में उन्होंने तालाब बनाया, तालाब में वो मोती उत्पादन कर रहे हैं, मोती तालाब में मोती, और मोती उत्पादन करके साल का 50-60 लाख रुपए कमा रहे हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं वो। तो ये सारे जितने भी बिजनेस आइडिया मैंने बताए ना राहुल भाई, इसमें केवल एक पॉली हाउस है जो ज़्यादा कैपिटल लेता है, बाकी सारे बिजनेस 2-4 लाख रुपए मैक्सिमम। आपने नहीं बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया बताए, लेकिन अब दिक्कत ही आती है कि कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो जिस तरह से वो छोटा होता है, बहुत छोटी जगह से होता है। आपने भी कई एग्जांपल दिए जो बहुत छोटी जगह से शुरू हुए हैं, बाद में जाके लार्ज बनता है, बड़ा बनता है। तो इसके बीच की जो प्रोसेस है छोटे से बड़ा बनाने की, क्योंकि आज भी कई व्यापारियों को आप देखेंगे वो एक दुकान में सीमित है 10x10 की, वो कईयों ने बहुत तगड़ा वाला बिजनेस कर लिया, अपना बहुत आउटलेट्स कर लिए हैं। तो वो क्या प्रोसेस ऐसा यूज़ में ले रहे हैं कि छोटे बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रोथ में लाया जा सके और बड़ा बनाया जा सके? राहुल भाई जितने भी बिजनेस बड़े नहीं हो पाए हैं उसमें केवल एक ही कारण था कि जो कर रहा है वो बड़ा करना ही नहीं चाहता था, बस, और कोई कारण नहीं है। वो बोलता तो है कि मुझे बड़ा करना है, पर उसका एक्शन नहीं होता बड़ा करने वाला। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी एक कपड़े की दुकान है जो आपके दादाजी ने खोली थी और आप आज उस पर बैठ रहे हो। उस दुकान में पिछले 40 सालों में खाली फर्नीचर 2-3 बार बदला है, बाकी दुकान में कुछ नहीं बदला। आप सुबह 10-11 बजे आराम से आते हो सेठ बन के, दुकान की गद्दी पे आके बैठ जाते हो, शाम को 8 बजे उठ के चले जाते हो। ये रूटीन आपका 365 में से 350 दिन होता है, ठीक है। अब उसी जगह पे एक और कपड़े का बिजनेस वाला लड़का था जिसने कपड़े की दुकान से बाहर निकल के कल्याण ज्वेलर्स बनाया और आज देश भर में उसने सैकड़ों आउटलेट बना लिए। तो उसमें और आप में क्या फर्क था? जिसने एक दुकान को नहीं छोड़ा, और उसके दूसरे तरफ देखो तो दूसरे आदमी ने दुकान को छोड़ा और अलग प्रोफाइल में 100 दुकानें खोल ली। दोनों में क्या फर्क था? केवल सोच का फर्क था। आपको आपके बाप दादाओं ने दुकान बना के दी, अब आप उस दुकान में केवल मजदूरी कर रहे हो, धंधा नहीं कर रहे हो। आप अपनी ही दुकान के नौकर हो कि सुबह 11 बजे जाऊंगा और शाम को 8 बजे आ जाऊंगा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपको बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को उस दुकान से आज़ाद करने के बारे में सोचना शुरू करो। आज़ाद करने का मतलब कि मैं जो काम करता हूं, क्या यही काम मैं किसी और से करवा सकता हूं? तो उसमें लोगों के मन में ऑब्जेक्शन आता है कि यार गद्दी कैसे किसी को दे दें, चोरी हो गई तो, चोरी हो गई तो, चोरी हो गई तो, बस यही होता है। अरे भाई साहब, डीमार्ट करोड़ों अरबों रुपए का माल अपनी दुकान में रखता है और उसका हर दुकान में उसके नौकरी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कौन सा राधा कृष्ण दमानी हर डीमार्ट में खड़े होके, गद्दी पे खड़े होकर काम करते हैं? और यदि वो करते तो आज डीमार्ट नहीं बनता। कौन सा कल्याण ज्वेलर्स की हर दुकान में ओनर खुद जाके बैठा है? कौन सा पीसी ज्वेलर्स की हर दुकान में ओनर खुद जाके बैठा है? तो सोने चांदी का धंधा तो सबसे रिस्की धंधा होता है ना। तो यदि वो दूसरे के भरोसे काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने कभी बुद्धि नहीं लगाई। तो जो ये बोलता है ना कि मेरा धंधा तो मैं बड़ा करना चाहता हूं पर बड़ा हो नहीं रहा है, वो 100% झूठ बोलता है। वो करना ही नहीं चाहता है। करना चाहता तो वो बाहर निकलता दुकान के, 4 जगह जाके ट्रेनिंग में बैठता, ट्रेनिंग में सीखता, ट्रेनिंग में जो सीखता उसका 5% इम्प्लीमेंट करो ना, 1% इम्प्लीमेंट करो, शुरू तो करो। सर, भारत में 5 करोड़ SMEs हैं। 5 करोड़ से जाके आप रिसर्च करोगे ना, आपको 2% लोग ऐसे मिलेंगे जिसने किसी बिजनेस ट्रेनर की ट्रेनिंग लेने गए हों। कोई अपने यहाँ पे पैसा ही नहीं खर्च करना चाहता। उनको जो उन्होंने अपने वातावरण से धंधा करना सीखा उसके आगे वो जाना ही नहीं चाहते। मैं तो देखो पहले कभी बिजनेस ट्रेनर के प्रोग्राम बेचता था, तो
तो जब मैं बिजनेसमैन से मिलता था तो बिजनेसमैन पता क्या बोलते थे, अरे उसको लेके आ मेरे पास, मैं सिखाता हूँ धंधा कैसे करते, इतना बड़ा धंधा अपन ने ऐसे ही थोड़ी बनाया। तो मैं मुंह पे तो कुछ नहीं बोलता था, पर मैं मन में बोलता था, साले ये बाप दादा ने जो बना के दिया ना, इससे ज़्यादा तू कभी जा नहीं पाया। धंधा देखना है तो अंबानी का देखो, धंधा देखना है तो डीमार्ट का देखो, धंधा देखना है तो अडानी का देखो। तुम्हारी सोच ही इतनी थी कि बस एक दुकान बना ली और तुम्हें लग रहा कि अपन उसको धंधा सिखा देंगे। तो जो व्यक्ति ने दुकानदारी से निकल के बाहर खड़े होके देखा है कि यार ये मेरा धंधा है, अब मैं इसको बड़ा कैसे बनाऊं, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मैं ट्रेनिंग करूंगा। उसके लिए मुझे एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, मैं एम्प्लॉय हायर करूंगा। उसके लिए मुझे एक्सपांशन में कोई काम करना पड़ेगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ करूंगा। पर ये अवेयरनेस कैसे आएगी? जब आप 4 लोगों की ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाओ, मैं बोलता हूँ ज़रूरी नहीं जाओ वो तुरंत इंप्लीमेंट करो, पर जाके सुनो तो पता तो चले आपको कि एक्सपांशन कैसे होते हैं, एक्सपांशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपांशन करने के लिए कैसे कैसी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी, मुझे अपने आप को कैसा डेवलप करना पड़ेगा। 95% लोग राहुल भाई गर्दन के नीचे पैसे खर्च कर रहे हैं कि मैं 5,000 का बेल्ट पहन लूँ, मैं 25,000 के जूते पहन लूँ, मैं 2.5 लाख का ये पहन लूँ। यहाँ खर्च नहीं करते। उनसे बोलो ना 5,000 का ट्रेनिंग प्रोग्राम में चले जाओ, अरे वो क्या सिखाएगा, अपन धंधा कर रहे हैं, वो क्या सिखाएगा। और जिसने भी अपने यहां पैसा खर्च किया है, जिसने भी यहां पैसा डाला है ना, उसको यहां डालने की चिंता नहीं रही, अपने आप चल के आया पैसा। उसने दौलत बनाई, उसको पैसे कमाने की कभी चिंता नहीं हुई। सही बात है। तो ट्रेनिंग में जिसने भी पैसा लगाया अपने, वो एक्सपांशन आसानी से कर सकता है, और जो एक्सपांशन नहीं कर रहा है वो करना चाहता ही नहीं है, उसके लिए सोचो भी मत, तो सवाल का कोई मतलब भी नहीं है। मतलब भी नहीं है। तो चित्रेश जी, बिजनेस की बात अपन ने की, बिजनेस आइडियाज़ आपने बताए। अब हम आते हैं पॉइंट से, क्योंकि मेरा जर्नलिस्ट वाला माइंड है, मेरे सवाल उस तरह से रहेंगे। तो अब चैलेंज ये आता है कि सेल्स कैसे करें, सेल्स को ग्रोथ पे कैसे लेकर जाएं। राहुल भाई, मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, सेल्स करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, यदि आपका माइंडसेट अच्छा है तो। सेल्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? भाई बेच रहे हो आप किसी चीज़ को, डिलीवर कर रहे हो किसी दूसरे को। मैं ऐसा समझता हूँ राहुल भाई कि आपने सामने वाले की ज़रूरत को समझ के कोई उत्पादन बना लिया और उसको वो उत्पादन सजेस्ट कर दिया मदद के तौर पे, तो आपको बेचने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपन इसको आपके मेरे लाइव एग्जाम्पल से कुछ डिस्कस करते हैं। कैसे भाई, वही हाँ, पूछना। मान लीजिए आप पॉडकास्ट करना शुरू कर रहे थे और आपको अच्छे गेस्ट चाहिए थे, तो मैंने आपको 10-20 गेस्ट लाइनअप करके दे दिए, आपका काम हो गया। अब यहाँ मैंने एक प्रकार से आपको सेल्स किया, पर आपको मदद के रूप में सेल्स किया। अब मान लीजिए मैंने आपको 5 अच्छे गेस्ट दिए और 6वें गेस्ट से मैंने पैसे ले लिए और आपको बोला राहुल भाई इसका तो आपको करना ही पड़ेगा, अपना खास है, तो क्या आप ना कहोगे? नहीं कहोगे ना, पर पहले मैंने आपकी मदद की थी। तो कभी भी सेल्स इस पृथ्वी का सबसे आसान काम है, यदि आप उसको सही तरीके से सीख लो। और सही तरीके से सीखने का एक ही विकल्प है, आप जाके मार्केट में चप्पल घिसो, आप जाके लोगों से मिलो और खुद को बिकाओ। मतलब कोई भी ऐड आप देख रहे हो ना, उस ऐड में इंक्वायरी करो, और सामने वाला जब आपको फोन करे ना तो ऑब्जर्वेशन करो, यार ये मुझे कैसे बेच रहा है। मान लीजिए आपका ग्रॉसरी का बिजनेस है, ठीक, तो आप 50 ग्रॉसरी वालों के यहाँ जाके वॉच करो कि यार इसकी सेल्स ज़्यादा है तो क्यों है, ये अपनी दुकान में क्या ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो पूरा गेम राहुल भाई माइंडसेट का है और सीखने का है, पूरा 100% गेम सीखने का है कि मैं सीखूं कैसे। और मैं बता रहा हूँ राहुल भाई, मैं तो पिछले 25 साल से लगातार सेल्स कर रहा हूँ और मुझे आज तक नहीं लगता कि मैं सेल्स करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी सेल्स है ना हेल्पिंग नेचर में करता हूँ। मैं हमेशा सेल्स ऐसी करता हूँ कि सामने वाले को ये लगता है कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। और मैंने हर व्यक्ति से जिसकी हेल्प की सबसे पैसे बनाए हैं। यदि मैंने आपकी भी कभी हेल्प की है तो आपसे भी पैसे बनाए हैं। मुझे वो कला आती है। तो वो कला ही सीखना चाह रहे हैं हम कि ऐसी क्या कला है आपके अंदर कि जो मतलब अट्रैक्ट करती है आपकी ओर। सर एक ही चीज़ है, आप जब सामने वाले के सामने बैठे हो तो आप बेचने की कोशिश मत करो, आप उसकी मदद करने की कोशिश करो। आज छोटा सा बच्चा भी है ना, आप उसको बोलोगे बेटा मैं तेरे को टॉफ़ी देता हूँ, तो उसके मन में तुरंत मैसेज आएगा कि साला इसको कोई काम है मेरे से,
इतने समझदार छोटे बच्चे भी हैं, तो बड़े आदमी तो समझदार होंगे ही। पर जब आप जेन्युइनली किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो शायद पहली बार उसको ऐसा लगे कि यार ये मेरी मदद क्यों कर रहा है बिना काम की, दूसरी बार लगे, पर तीसरी बार वो समझ जाएगा कि नहीं यार इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है। हो सकता है पहले मेरे और आपके पहले कन्वर्सेशन में आपको ऐसा लगा हो कि यार ये आदमी बिना काम के मेरी मदद क्यों कर रहा है, इसने कुछ मांगा नहीं, कोई प्रॉफिट की बात नहीं की और मदद पे मदद की जा रहा, क्यों कर रहा है। हो सकता है पहले कन्वर्सेशन में लगा हो, दूसरे में थोड़ा बहुत लगा हो, पर तीसरे में आपको लगा होगा नहीं यार इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये लोगों की हेल्प करता है। फिर आपको मेरे सर्कल के 4-6 लोग मिले होंगे, उन सब ने भी यही बोला होगा कि नहीं चित्रेश भाई तो एकदम निस्वार्थ मदद करते हैं। तो ये है ना, जब भी आप किसी के सामने बैठे हो ना, तो आप सच में उसको दिल से मदद करने के लिए सोचो। आप अपने दिमाग को ये मैसेज दो कि यार मैं इसके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो मेरे पास है। और जब आप इस सोच के साथ काम करते हो ना, तो आपको कभी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप बिकता है, अपने आप लोग आपके लिए सेल्स ले लेके आते हैं कि चित्रेश भाई ये काम कर लो, चित्रेश भाई ये काम कर लो, चित्रेश भाई ये काम कर लो। अभी हम लोग कन्वर्सेशन से पहले बैठे थे, आपने मुझे 2-3 बिजनेस की बातें बोली, चित्रेश भाई ये अपन कर सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। तो मैंने तो नहीं मांगा आपसे, पर आपने आगे से वो बातें की, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चित्रेश का स्वभाव क्या है। तो मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि सेल्स सीखो प्रकृति से। प्रकृति आपको हमेशा देती है विदाउट एक्सपेक्टेशंस। प्रकृति आपको अच्छी हवा देती है, अच्छा पानी देती है, अच्छा नेचर देती है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, बस देती जाती है। वैसे ही आप जब भी जिसके जीवन में जुड़े हो, आप देते जाओ जो आप देना मुमकिन हो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप पैसे की मदद करो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप अपना सबको दौलत दे दो, अपना माल उधार में दे दो, मैं ये नहीं बोलता हूँ। पर जिन चीज़ों को देने से आपके जीवन में कुछ घट नहीं रहा है, वो तो दे ही सकते हो ना। मान लीजिए मेरे पास 50 ऐसे कॉन्टैक्ट थे जो राहुल के काम के थे, तो 50 कॉन्टैक्ट में आपको नहीं भी देता तो भगवान कहीं ना कहीं से आपसे मिलवा ही देता। मैंने मिलवा दिए तो मेरी गुडविल बन गई। अब जब मैंने 50 लोगों से आपको मिलवाया, तो आपने भी 50 लोगों से मुझे मिलवाया कि यार चित्रेश ये तुम्हारे काम का, इससे मिल लो, ये चित्रेश तुम्हारे काम का मिल लो, ये तुम्हारे काम का मिल लो। तो मेरा तो 50 का नेटवर्क अपने आप 100 का हो गया ना। अब इसमें मेरा खर्चा क्या हुआ? तो जब ये सोच के साथ आप काम करोगे ना कि मैं किसी भी व्यक्ति से मिला हूं, तो मैं उसके जीवन में क्या वैल्यूज दे सकता हूं, मेरे पास कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिस रिसोर्स से मैं राहुल की हेल्प कर सकता हूं और वो राहुल के काम आ सकता है। जब आप इस सोच के साथ काम करो तो सेल्स करने की कभी जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ती। चित्रेश जी, यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जिस भी आप दुकानदार को देखोगे या छोटा जो बिजनेसमैन है, उसका एक यही सवाल रहता है कि क्या ही बिजनेस करें अब, क्योंकि सब कुछ तो ये ऑनलाइन खा चुका है, ये जुबा पर रहता है। तो ये कंपटीशन से कैसे बाहर निकला जाए, या आने वाले समय में ये ज़्यादा बढ़ जाएगा? आपने ऐसा कहते हुए किन को सुना है? बहुत लोग हैं दुकानदार। कोई हाँ, भी एक नाम बताइए, कोई भी एक नाम जैसे बता दीजिए काल्पनिक। जैसे काल्पनिक नहीं, रियल फैक्ट है। जैसे मेरे जिससे मैं ड्रेस खरीदता था, कपड़े खरीदता था, वो शॉप वाले भाई सभी कहते हैं कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सेल कम हो गई है। देखिए, अब मैं ड्रेस वाले का ही एग्जाम्पल लूँगा, इसलिए मैंने आपसे बोला कि कोई एग्जाम्पल बताइए। राहुल भाई, ये उसी के मन में ख्याल आ रहा है जो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते आशीष भैया ने और मैंने किसी से ड्रेस बनवाई। वो बंदा भी कपड़े का ही काम करता है, ड्रेस का ही काम करता है। वो हमारे घर पे आया, कपड़े के कैटलॉग साथ में लेके आया, उसने हमें कैटलॉग दिखाया, कैटलॉग में कपड़े पसंद कराए, घर पे नाप लेके गया, 4 दिन बाद ड्रेस दे के चला गया। ना उसने दुकान लगाई, कोई करोड़ों का माल नहीं है उसके पास, ना उसने मजदूर रखे, कोई बहुत सारे मजदूर नहीं है, ना उसके पास कोई इन्वेंट्री के लिए पैसा लगा, ना कैपिटल लगाई, ना मजदूर रखे, ना इन्वेंट्री रखी, कुछ नहीं रखा। घर से धंधा कर रहा है और 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का बना रहा है। तो क्या उसको कंपटीशन नहीं है? है ना। पर उसने विकल्प निकाला। अब जिसकी आप बात कर रहे होगे वो करोड़ों की दुकान भी बना के बैठा होगा और करोड़ों की इन्वेंट्री भी रखा होगा। दोनों मिला के उसके पास करोड़ से ऊपर का दुकान और इन्वेंट्री मिला के होगी। और यदि वो महीने में करोड़ रुपए की इन्वेंट्री रख के 5 लाख कमा रहा है और ये बंदा महीने में बिना इन्वेंट्री लगा के, बिना दुकान बना के 1 लाख कमा रहा है, तो कौन बुद्धिमान है? वही सोच का फर्क है। एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया के आने से धंधा बड़ा है, कम नहीं हुआ है, करने वाला चाहिए। ठीक। अब बेवकूफ़ के नाम से एक कंपनी बनी जिसने एक छोटा सा 30,000 रुपये से अपना धंधा शुरू किया था, आज वो करोड़ों की कंपनी बन गई। तो उसने जैसे ही मोमेंटम मिला सोशल मीडिया का,
उसने उसका फ़ायदा उठाया, घर पे बैठ के छाती पीट के रोया नहीं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें की जा सकती है जिससे सोशल मीडिया के जो कंपटीशन जो लोग समझते हैं उसको उसके साथ में बराबर खड़ा हो सके। जैसे मैं फ़ोन लेने गया तो फ़ोन वाला ही कह रहा है कि ऑनलाइन, क्योंकि आजकल कोई भी यूथ आता है फ़ोन लेगा तो पहले वो 10 बार ऑनलाइन चेक करेगा उसकी रेट, बोले यार तुम महंगा दे रहे हो, ये ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। चलो तो मैं इन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए? मैं पहले इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है। ठीक है, पहले मैं वो कपड़े वाली बात कंप्लीट कर देता हूँ, हाँ। फिर ये फ़ोन वाली एग्जाम्पल भी देता हूँ। सर देखो, आप मान लीजिए आपकी उम्र 40, 45, 50 के आसपास हो गई है और आपको सोशल मीडिया के गेम समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने पास 3 बच्चे रखो, 18, 20, 25 साल के, 18 साल से 25 साल के बीच के 3 बच्चे रखो और उनको ये काम सौंपो कि भाई मुझे सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे ऑनलाइन अपना बिजनेस बढ़ाना है, आप लोग इस काम की जिम्मेदारी लो, इस काम को करो। क्योंकि वो जो समझ 25 साल के लड़के में होगी, 18 साल के लड़के में होगी, 20 साल के लड़के में होगी, वो 50 साल वाले में नहीं होगी। तो आपको, आपके पास एक्सपीरियंस है, नई एनर्जी को लेके आओ अपने सिस्टम में और उनको लीड करने दो, क्योंकि आज समय उनका है। गेटिंग माई पॉइंट? अब अपन बात करते हैं आपके मोबाइल वाले एग्जाम्पल की। मुंबई में मेरा एक क्लाइंट है जिसका मोबाइल का बिजनेस है। उसने जितने भी ऑनलाइन के बिजनेस में, ऑनलाइन के काम में चैलेंज होते थे ना, उसने उन सब का विकल्प निकाला। सबसे पहला उसने ये समझा कि ऑनलाइन परचेज यूथ कर रही है पर ओल्ड एज नहीं करते हैं, सीनियर लोग नहीं करते। तो उसने सबसे पहला टारगेट उनको ही बनाया। उसने अपनी ऑडियंस बनाई उन लोगों को जो ऑनलाइन खरीदारी करने में थोड़ा सा कमज़ोर हैं। फिर दूसरा उसने कहा कि भैया, उसने अपना टैगलाइन बनाया कि यहाँ पे ईंट नहीं बिकता, ऑनलाइन पार्सल में ईंट नहीं आता है, यहाँ रियल माल आता है। और लोगों को बोला कि भैया आप जब ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको सर्विस के लिए परेशान होना पड़ता है, यहाँ आप आके सर्विस के लिए यहाँ दे के जाओ, हम करवा के देंगे। तो जितने ऑनलाइन की तकलीफ होती थी उसने उन सब चीज़ों का विकल्प निकाला और सर उसका एक दुकान से 17 दुकान बन गई मुंबई लोकल में और आज उसका धंधा लगभग 2.5 गुना हो गया है। और ये लास्ट 2.5-3 साल की बात है। तो उसने वो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन में लोगों को चैलेंज होते थे ना, उनको ही पकड़ा और उसको ही लोगों को मार्केट किया कि हम आपको रियल फ़ोन देते हैं, ईंट नहीं देते हैं। आपको सर्विस करना है तो यहाँ आओ, आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है मेरी टीम करके देगी। अक्सर क्या होता, कोई बड़ा बुजुर्ग घर में फ़ोन लेता क्या होता, बेटा इसका डेटा ट्रांसफ़र कर दो, बेटा इसके नंबर ये कर दो, करता है ना। उसने इन सब चीज़ों को अपनी दुकान पे एक्सेसिबल कर दिया। उसने कहा आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना, आप तो मेरी दुकान पे देके जाओ, मेरा लड़का सर्विस सेंटर लेके जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप मेरे ग्राहक हो, आप मेरी दुकान पे बस छोड़ के चले जाओ। तो राहुल भाई, यदि आप थोड़ी अवेयरनेस लाओ, मोबाइल में रील स्क्रॉल करने की जगह ये ढूंढना शुरू करो कि मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे अच्छा धंधा कैसे कर रहा है, जाके चप्पलें घिसो मार्केट में, जाके लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, लोगों से समझो कि वो क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो। और वो समझने के लिए आप ये बोलोगे यार मेरा कॉम्पिटिटर मुझे क्यों बताएगा। अरे भाई तू ग्राहक बन के चला जाना उसके यहाँ। पूरे विश्व में जितने लोग, सब तो तेरे को पहचानते नहीं है। हम क्या एक पुद्दू से इलाके में पुद्दू सी दुकान खोल लेते और लगता अपने को सब जानता है। अपन किसी की दुकान में जाएंगे तो यार अपनी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई उस इलाके में मत जा, दूसरे इलाके में चला जा। मान लो मेरी दुकान जबलपुर में, जबलपुर के लोग मुझे पहचानते होंगे ना, भोपाल जाके सर्वे कर लो, इंदौर जाके सर्वे कर लो, नागपुर जाके सर्वे कर लो, बॉम्बे जाके सर्वे कर लो, दिल्ली जाके सर्वे कर लो, जयपुर जाके सर्वे कर लो। निकलो तो घर से बाहर, तो। दुकान छोड़ो तो, दुकान गद्दी का मोह छोड़ो तो, एसी वाला एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकलना। फिर शिकायत मत करो ना सर, फिर एसी में आराम करो। आपके बाप दादाओं ने इतना कमा के दे दिया आपको, आप जिंदगी भर चिल करो, फिर रो मत। या तो एक्शन लो या रोना बंद करो। हमें रोना भी है और एक्शन भी नहीं लेना है, तो ये मैच नहीं होता है। चित्रेश जी, आपने जैसे पहले के भी बिजनेस काफ़ी देखे हैं, आपने बहुत पुराने, आप इसके खिलाड़ी हो। आज का दौर एआई वाला दौर आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है। तो क्या बिजनेस के लिए एआई बर्बादी का दौर है या कुछ एक नया युग शुरू हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी। मैं इसके लिए आपको है ना 20-30 साल पहले लेके चलता हूँ। 20-30 साल पहले जब कंप्यूटर आए थे तो पूरे हाहाकार मचा था कि कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएगा, कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएगा, कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएगा।
पिछले 30 सालों में भारत में सबसे ज़्यादा यदि जीडीपी में किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है तो आईटी कंपनीज ने किया है। बाहर से सबसे ज़्यादा पैसा यदि कोई लेके आए हैं तो यदि 4 सेक्टर बड़ा पैसा लेके आए तो उनमें से एक आईटी सेक्टर है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसा 30 साल 40 साल पहले लोग कंप्यूटर के लिए बोलते थे ना कि कंप्यूटर आएगा हमारी जॉब खा जाएगा, वैसे ही आज एआई है। एआई आपके काम को सरल बनाने का एक रास्ता है। जैसे कंप्यूटर आए थे और उन्होंने अपने उन कामों को सरल बना दिया जो काम पहले मैन्युअली होते थे, उनको उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया, वैसे ही एआई आज बना रहा है। और एआई एक छोटे से तब, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया के इर्द गिर्द हैं इसलिए हमें एआई दिखता है। एआई ज़रूर प्रभावित करेगा पर एक बड़े छोटे तबके को करेगा। एआई आम का अचार तो नहीं बना पाएगा, एआई वर्मी कंपोस्ट तो नहीं बना पाएगा, एआई फूलों का उत्पादन तो नहीं कर पाएगा, एआई गुलकंद तो नहीं बना पाएगा, एआई जरबेरा की खेती तो नहीं कर पाएगा, एआई पॉली हाउस तो नहीं बना पाएगा, पर इन सब की मॉनिटरिंग जरूर कर सकता है। आपका एक मजदूर बन सकता है एआई। तो एआई एक तबके को जरूर प्रभावित करेगा, पर उन्हीं तबके को करेगा जो वापस कंफर्ट जोन में ही थे। मतलब एआई वो सारे जॉब खा जाएगा जहां वो काम होते थे जो रिपीटेड होते हैं, सेम टू सेम काम रिपीट हो रहा था, वो सब एआई खा जाएगा। पर एआई उन सब जगह पे बहुत अच्छा दोस्त बनेगा जहां आपको 4 लोगों की टीम चाहिए थी, वो 4 की जगह एक आदमी का काम, 4 लोगों का काम एक ही एआई आपके कर देगा। तो एआई आपके लिए अच्छा दोस्त है। यदि आपने आज उसकी लर्निंग लेके काम शुरू कर लिया तो वो आपका दोस्त है। 10 साल बाद आप फिर वापस वैसे ही बोलोगे जैसे आज सोशल मीडिया के लिए, ई कॉमर्स के लिए बोलते हैं ना कि यार कंपटीशन बहुत है, सब कुछ ई कॉमर्स में हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, वैसे ही 10 साल बाद एआई के लिए बोलना शुरू कर दोगे। अब बात ये आती है कि लोग बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, बिजनेस में रहते हैं, क्योंकि ये सब सवाल मेरे पास में आए थे। तो प्रॉफिट एक आता है, तो प्रॉफिट ज़रूरी है या पहले ब्रांड बनाना ज़रूरी है? सर दोनों ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है। अक्सर लोग धंधे में गलती क्या करते हैं सर, एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट किए बिना मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में पैसा लगाना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़े फेलियर। क्योंकि आजकल ब्रांडिंग भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जब तक आप ब्रांड दिखाओगे नहीं तो बेचोगे क्या? बहुत अच्छा सवाल है सर। बिल्कुल 100% ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है, पर आप ये बात मान के रखिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और आपने बहुत अच्छी मार्केटिंग ब्रांडिंग की तो प्रोडक्ट जल्दी किल हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। तो सबसे पहला फोकस, धंधा जब आप शुरू कर रहे हो तो पहले 1-2 साल केवल प्रोडक्ट बनाने में फोकस करो। अब प्रोडक्ट आपका अच्छा बन गया कि नहीं वो कैसे टेस्ट होगा? देखिए जब भी अपन धंधा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम धंधा अपना किसके पास लेके जाते हैं? जो हमारे करीबी लोग होते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल में होते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं। जब अपन उनको कोई प्रोडक्ट अपना देते हैं तो प्रोडक्ट पे फीडबैक देते हैं, कोई अच्छा देता है, कोई बुरा देता है। जो अच्छा फीडबैक दे उसको बिल्कुल इज्जत मत दो, जो बुरा फीडबैक देना उस पर काम करो और अपने प्रोडक्ट पे सुधार करो। और वो बुरे फीडबैक को ले लेके उस पर काम कर करके प्रोडक्ट को आप निखारते जाओ। और जब तक आपके क्लोज ग्रुप के लोग आपके एडवोकेट ना बन जाएं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में वो कोल्ड लोगों को बताने लगे, मतलब उन लोगों तक माल पहुंचने लगे जिन तक पहुंचने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की और जिनको आप जानते ही नहीं थे। जब उन लोगों तक माल पहुंचने लगे तब आप मानो कि आपका प्रोडक्ट सही रेडी हो गया है, मार्केट फिट हो गया है। इसके बाद प्रोडक्ट को आप ब्रांड बनाना और मार्केटिंग करने की सोचो, और ये स्टेप होने के बाद आप प्रॉफिट की चीज़ें प्लान करो। जितना भी पैसा आपके पास आता है रेवेन्यू के रूप में, उसमें जो प्रॉफिट बनता है प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद, मैं ऐसा रिकमेंड करता हूं कि 50% पैसा लोगों को अपनी मार्केटिंग में 100% लगाना ही चाहिए। मतलब आपने 1 करोड़ का धंधा किया और 1 करोड़ के धंधे में आपने 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो इस 20 लाख रुपए के प्रॉफिट में 10 लाख रुपए तो आप अपनी मार्केटिंग में लगाओ ही लगाओ। इतना एक्सपीरियंस लाते कहाँ से हो कि हर चीज़ जो मैं पूछ रहा हूँ उसका बहुत आसानी से और बहुत सरल स्वभाव से जवाब दे रहे हो यार। बिल्कुल एकदम कि जो आदमी सोच नहीं सकता और बहुत सिंपल है। तो चित्रेश जी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि बैकएंड मेरे को भी नहीं पता। आप जैसे कॉलेज से पास आउट हुए होंगे, नौकरी भी कहीं की होगी, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए ना। राहुल भाई, मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था तो मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग शुरू की थी। 8th क्लास में? 8th क्लास पास आउट होने के बाद, मतलब जब गर्मी की छुट्टी 2-3 महीने मिलती थी, उस समय तो थोड़ी लंबी छुट्टियाँ मिलती थी जब अपन स्कूल में थे। तो क्योंकि परिवार के हालात इतने अच्छे नहीं थे, बचपन में थोड़ा आर्थिक तकलीफ थी परिवार में, तो अपने जेब खर्चे के लिए मैंने
डोर टू डोर मार्केटिंग शुरू की थी। और जब मैं लगभग 12-13 साल का था तब से मैं अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। दुकान पे बैठता था और दुकान जाता था केवल 10 रुपये के लालच में कि हर सोमवार को चाचा 10 रुपये देंगे, इसलिए मैं दुकान जाता था कि दुकान में 2-3 घंटे रोज़ जाके बैठता था कि 10 रुपये हफ्ते में मिलने वाले हैं। वहाँ से करियर की शुरुआत हुई। और राहुल भाई मैं 17 बिजनेस किया हूँ, 17 बार फेल हुआ हूँ। 17 बिजनेस किए हो, 17 बार फेल हुए हो? हाँ, मतलब सफल होने के पहले मैं 17 बार फेल हुआ हूँ। मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग की, उसके बाद मैंने सोने चांदी का बिज़नेस किया, उसके बाद मैंने एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोला जिसमें मैं फ़ेल हो गया, उसके बाद मैंने बिल्डरशिप का काम किया, उसके बाद मैंने प्लॉट खरीदने बेचने का काम किया, फिर मैंने डायमंड का भी काम किया, फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग भी की, फिर मैंने ट्रक भी चलवाए। तो मैंने ऐसे 17 अलग अलग बिजनेसेस किए और 17 बार फेल हुआ। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वो जीवन के रियल एक्सपीरियंस का बोल रहा हूँ। मतलब जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो अपने जीवन में मैंने एक्सपीरियंस की है। और जितने भी लोग मेरे से आज मेंटरशिप लेके सफल हुए हैं, उनके सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गलतियाँ मैंने अपने जीवन में की हैं, जब वो मेरे सामने वो गलती करते हुए दिखते हैं या उस पाथ पे दिखते हैं, तो मैं उनको रोक के समझाता हूँ, भाई देखो ये गलती तुम करोगे। अब जिसने वो गलती नहीं की उसका 1-2 साल बच गया, और जिसने वो गलती की सुनने के बाद भी, तो फिर वो 2 साल बाद पछताता और 2 साल बाद वापस आता है, बोलता है चित्रेश भाई आपने बोला था मैंने, पर फिर भी ये गलती कर दी और मेरे 2 साल खराब हो गए। तो राहुल जी, मैंने अपने जीवन में, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ बहुत संघर्ष किया, पर मैंने अपने जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ किया। तब लगता था कि यार जीवन कितना संघर्षमय है, कितना चैलेंजिंग है, पर आज समझ में आता है कि यदि वो संघर्ष और चैलेंज मेरे जीवन में नहीं होते तो वो मैं चित्रेश नहीं 17 बिजनेस आप बता रहे हो, 17 बिजनेस आपने किए, 17 बिजनेस में आप फेल हुए हो, तो 17 बिजनेस के बाद में आपकी लाइफ चेंज कैसे हुई? सर मेरी लाइफ चेंज हुई। अनुराग ऋषि जी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर हैं। अनुराग ऋषि जी जब मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, जैसे मैं उस समय बहुत मेहनत करता था, 12-15 घंटे काम करता था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चित्रेश इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो मैंने कहा सर बहुत पैसा कमाना है, फिर सुकून से ज़िंदगी जीना है। तो उन्होंने मुझसे बोला क्या सुकून से ज़िंदगी जी के भी तो पैसा कमाया जा सकता है? ये एक लाइन ने मेरा दिमाग घुमा दिया सर। कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उन्होंने कहा कि सुकून से कमा के भी तो सुकून से भी कमाया जा सकता है, ज़िंदगी जी जा सकती है ना। दिमाग घूम गया। मैंने कहा बात तो सही है, इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं। उन्होंने बोला तुम बहुत पैसा कमाओगे, उससे क्या करोगे? लास्ट कन्वर्सेशन चलते चलते आया कि फिर गांव में बढ़िया सुकून से ज़िंदगी जिएंगे। तो बोले यार आज सुकून से ज़िंदगी जी लो। वो एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि लोग अपनी जवानी बेच रहे हैं बुढ़ापे के लिए, जवानी बेच देते हैं बुढ़ापा खरीदने के लिए। तो उन्होंने मुझसे बस यही सवाल बोला कि यार तुम में जो स्ट्रेंथ है, तुम उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने जीवन में क्या वो कर रहे हो जो तुम कर सकते हो? तो उन्होंने ऐसे 2-3 सवाल मुझसे पूछे, और जब वो 2-3 सवाल के जवाब सोचने के लिए मैंने अपने आप के साथ समय बिताया, तब मुझे पता चला कि यार मैं गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। तो राहुल भाई मैं हर व्यक्ति को एक बात रिकमेंड करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में 4 ब्रेक लेने चाहिए हर साल। पहला ब्रेक लेना चाहिए पूरे परिवार के साथ, हॉलीडे पे जाना चाहिए पूरे परिवार के साथ, माता पिता भाई बहन बच्चे सबको लेके जाओ, छुट्टी मनाओ, भले 1 दिन की मनाओ, जाओ। उससे पारिवारिक बॉन्डिंग बनती है। जब पारिवारिक बॉन्डिंग बनती है तो यहाँ पे शांति आती है, मानसिक शांति होती है। मानसिक शांति। और जीवन में उन्नति करने के लिए मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। दूसरी छुट्टी मनाओ, केवल आप जाओ अपनी बीवी के साथ, हस्बैंड वाइफ, बस छुट्टी मनाओ 2 दिन 3 दिन, जितनी आपकी हैसियत गुंजाइश अलाउ करे उतनी करो। तीसरी छुट्टी मनाओ उन दोस्तों के साथ जो हमेशा आपको आपकी औकात याद दिलाते रहें, मतलब जिनके सामने आप एकदम फुल नंगे हो, मतलब जिनको पता है कि आपकी कितनी हैसियत है, क्या है, मतलब जिनके सामने किसी भी स्तर की वो आपको गिरा के आपसे बात कर सकें, जिसमें आपका ईगो हमेशा ज़मीन पे रहे। तीसरी छुट्टी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट छुट्टी मनानी चाहिए स्वयं के साथ। जब आप अकेले रहो और मोबाइल बंद रखो और केवल शांति से जो कर रहे हो वो करते रहो। पहाड़ देख रहे हो तो पहाड़ देखते रहो, झरना देख रहे हो तो झरना देखते रहो, जंगल में घूम रहे हो तो घूमते रहो। उस समय आपके मन में जो क्रिएटिविटी वाले विचार आते हैं ना राहुल भाई, वो 1 दिन की छुट्टी आपको साल भर का रिचार्ज करके देती है। जीवन में जितने लोग परेशान हैं ना राहुल भाई, एक बार उनके आंखों में आंख डाल के पूछना, भाई तूने लास्ट छुट्टी कब ली थी? वो आपको डेट नहीं बता पाएगा, मैं आपको लिख के देता हूं। जो परेशान है, जो जीवन में एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, आप एक बार उनसे पूछो,
कि तुमने लास्ट छुट्टी कब ली थी, वो आपको नहीं बता पाएगा। चल लोग छुट्टी पे तो जाते हैं, कैसे जाते हैं, गए परिवार के साथ गए, घूम फिर के आए, खुद के साथ समय नहीं देते लोग, नहीं देते, और उस घूमने में भी टेंशन है 10। तो आप, और सर कोई बोले ना कि उसमें बहुत पैसा खर्च होता, कोई पैसा खर्च नहीं होता सर। जितना पैसा एक दिन वीकेंड की पार्टी में अपन जुआ सट्टा दारू में उड़ा देते ना, उससे कम पैसे में आप ऋषिकेश हरिद्वार जाके 1 दिन 2 दिन की छुट्टी मना के आ सकते हो। सोच चाहिए। तो मेरे जीवन में राहुल भाई जब अनुराग जी का आना हुआ, और अनुराग जी एक प्रोग्राम करते हैं नो दाई सेल्फ के नाम से, जिसमें वो 6 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें वो लोगों को बताते हैं कि भगवान ने आपको कितनी बड़ी शक्ति दी है अंदर, आपके खुद के शरीर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति भगवान ने दी है कि आप कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी खुद ठीक कर सकते हो। अच्छा, कैंसर जैसी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हो यदि आप अपनी खुद की शक्तियों को पहचान लो तो 6 दिन में खाली लोगों को यही सिखाते हो कि खुद को जानो। प्रोग्राम का नाम ही है नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। और उस प्रोग्राम में वो जो सिखाते हैं उससे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, फाइनेंशियल विकास, सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती, क्योंकि सब कुछ दुनिया में एनर्जी ही है। और जिसको ये बात समझ में आ गई ना कि ये एनर्जी ही है, उसके लिए धंधा भी बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए रिलेशनशिप भी बड़ा आसान हो जाता है, और फाइनेंशियल स्ट्रेस तो एकदम हलवा हो जाता है। जब तक मुझे नहीं पता था ना, मैं भी 5-5 हज़ार रुपये के लिए परेशान था राहुल भाई। मतलब मैंने भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल की। पर जब जीवन में पता चला कि यार जिस यूनिवर्स ने मोटा भाई अंबानी को अरबों खरबों रुपए दिए हैं, वो मुझे क्यों नहीं देगा। जिस दिन ये रहस्य समझ में आया कि यार दुनिया में सब कुछ अबंडेंस में है, आपको उसको एक्सेस करना आना चाहिए। मान लीजिए आपका ये मोबाइल में सी पिन चार्जर लगता है, अब आप इसमें पुरानी वाली बी पिन वाली लगाते रहो, चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। जब आपको पता चल जाएगा क्या ये सी पिन से एक्सेस होता है, आप लगाओगे खट से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बस वही जो पिन का डिफरेंस है ना, जिस दिन वो पिन का डिफरेंस लोगों को पता चल जाता है कि मान लीजिए मैं था पीपल्स स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स वाला बंदा, और मैं पिछले 17 सालों से ऑपरेशनल कामों में व्यस्त था, मैं ऑपरेशनल काम करने में लगा हुआ था, तो मेरे को वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी स्किल्स को पहचाना, जैसे ही मैंने खुद को जाना, खुद पे काम किया और उन स्किल्स पे काम किया जो भगवान ने मुझे नवाज के भेजा हुआ था, भगवान ने मुझे वरदान ऑलरेडी दिया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मुझे वरदान दिया। जिस दिन मैंने उस स्किल्स पे काम करना शुरू किया, अपने आप गाड़ी ऐसी चलते चलते ऐसी खड़ी हो गई, ऐसी ग्रोथ हो गई सीधे। तो राहुल भाई मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को जीवन में कुछ दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए और खुद को इवेल्युएट करना चाहिए कि वो धंधे में, रिलेशनशिप में, परिवार में, फाइनेंस में कहाँ मिस्टेक कर रहा है और उसको कैसे सुधारें। हर सवाल का जवाब आपके अंदर ऑलरेडी है। लेकिन चित्र जी, आप जो बात बता रहे हो ना, ये आज के टाइम में हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की एजुकेशन आप देखोगे ना, जो माइंड सेट है वो एजुकेशन से डेवलप होता है। एक जब बच्चा बड़ा होता है 10th क्लास में, आप चलो आपने किया, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो वो एजुकेशन है ही ऐसी कि वो नौकरी करना सिखाती है आपको, कि आपको लाखों करोड़ों रुपए देकर, क्योंकि कोर्स आजकल लाखों रुपए के हैं, बच्चे की पढ़ाई आजकल शुरुआत में लाखों रुपए की हो जाती है, वो लाखों रुपए देकर आपको कुछ हज़ारों की नौकरी करना सिखा रहे हैं। आप फीस देख लो, MBBS की देख लो, कहीं भी देख लो आप। ये तो MBBS तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। किसी भी कोर्स में आप देखोगे 10-15 लाख रुपए की एजुकेशन है, उसके बाद में आप नौकरी कर रहे हो 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए की सैलरी की। तो ये बिजनेस माइंड कहाँ से डेवलप होगा? सब बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी। अब मैं इसका थोड़ा कड़वा जवाब दूंगा, हो सकता है आपकी ऑडियंस इसमें गालियों की बौछार भी कर दे। क्या 15 साल के लड़के को सिगरेट खरीदने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ता है? दारू पीने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। ठीक, आज 18-18 साल के लड़के ड्रग्स खरीदते हुए, बेचते हुए पकड़े जाते हैं। इन सब के लिए क्या मोटिवेट करना पड़ता है? क्या 18 साल, 15-17 साल के लड़के को पॉर्न मूवी देखने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है? ये सब चीज़ें तो स्कूल में नहीं सिखाते। ये सब चीज़ें कैसे सीखता है आदमी? कैसे सीखता है? संगत या देखा देखी, बस। तो केवल यही चीज़ बदल लेना, आदमी संगत बदल ले, रंगत अपने आप बदल जाती है। हर व्यक्ति को पता है कि अच्छा क्या है जीवन में, बुरा क्या है जीवन में। बुरी चीज़ें तो तुरंत पकड़ लेता है क्योंकि उसमें इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है। अच्छी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने 8वीं क्लास के बाद डोर टू डोर में मार्केटिंग की, 40-40 डिग्री टेम्परेचर पे बैग लेके घर घर जाता था ना,
तो उसमें डोपामाइन नहीं मिलता था मुझे, उसमें मेहनत मिलती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। तो मेरे पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे अपने जेब खर्ची के लिए वो काम करना पड़ा था। तो हम आज अपने बच्चों को जितना ज़्यादा कंफर्ट दे रहे हैं ना, हम उतनी ज़्यादा कमज़ोर जेनरेशन्स को जन्म दे रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ बच्चों को कंफर्ट मत दो, पर बच्चों को ओवर कंफर्ट मत दो। आज मैं देखता हूँ घरों में माँ अपने बच्चे को पानी का गिलास नहीं उठाने देती है, वो अपनी प्लेट उठा के सिंक में वो नहीं रखता है, घर में नौकर लगे बर्तन उठाने के लिए। तो ये करके हम अपने जनरेशन को कमज़ोर कर रहे हैं। तो जिसके घर में भी बच्चा यदि ये सारे गुण नहीं सीख रहा है, उसके घर में संस्कार खराब थे। ठीक, अब इसी सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। आप सिंधियों के घर में चले जाओ, आप बनियों के घर में चले जाओ, आप पंजाबियों के घर में चले जाओ, वो बच्चों को 5वीं 6वीं क्लास के बाद दुकान पे लेके जाना शुरू कर देते हैं। मारवाड़ी के बच्चे सर 12-12, 15-15 साल के लड़के 50 साल के लड़कों के कान काट रहे, इतने बढ़िया धंधा कर रहे हैं। तो जो काम मारवाड़ी कर रहे हैं, जो काम सिंधी कर रहे हैं, जो काम बनिया कर रहे हैं, जो काम अग्रवाल कर रहे हैं, इनके नाम के साथ में एक टैग मार्क फिट हो गया है भाई, बिजनेसमैन मारवाड़ी होगा, बढ़िया होगा, तो आप और हम क्यों नहीं सिंधी कर सकते? होगा। हम भी कर सकते हैं। हमने अपने बच्चों को नौकर बनाने का खुद ने डिसाइड कर लिया है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं अच्छी पढ़ाई करो जिसमें अच्छी नौकरी मिल जाए। अरे भाई 7वीं 8वीं में बच्चा आ जाए, जब उसको समझ आ जाए, किसी भी दुकान में बैठा दो 4 महीने की इंटर्नशिप पे गर्मी में, कि भाई सीख धंधा कैसे होता है, जाके बैठ। मैं आज धंधे में यदि 4 कदम आगे हूं तो उसका मैं एक ही श्रेय दूंगा मेरे चाचा लोगों को, जिन्होंने मुझे बचपन से दुकान पे बैठाया। तो आज यदि कोई भी परिवार वाला, और ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि कोई ये बोले कि यार मेरे परिवार में किसी ने धंधा नहीं किया तो मेरा बच्चा कैसे करेगा। कहीं ना कहीं से शुरुआत वैसे करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ती होती है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं सर, जहां माँ बाप ने धंधा नहीं किया और बच्चों ने करोड़ों की कंपनी बना ली। सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो केवल है ना अवेयरनेस की ज़रूरत है राहुल भाई। तो जैसे बुरी चीज़ों के लिए आप मोबाइल का उपयोग करते हो ना, वैसे ही अच्छी चीज़ों को खोजने के लिए भी मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। तो बेकार वाहियात रील, कॉमेडी रील देखने की जगह आप एजुकेशन वाली रील देखो, ऐसे पॉडकास्ट देखो, जरूर मिलेगा ज्ञान। तो अली फिर भी आज के टाइम पर आपकी क्या राय है? मैं मानना चाह रहा हूँ जॉब सही है या फिर बिजनेस सही है? वो जॉब गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। सर यदि आप अपने जीवन को देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अति महत्वाकांक्षी, जैसे मैं था। मैंने बहुत परिवार में बड़ा स्ट्रगल देखा था, मैंने बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस देखे थे, मैंने 5-5 रुपए के लिए झगड़े होते देखे थे। तो मुझे पैसे की कीमत थी और मुझे पैसा कमाना था, तो मुझे तो धंधा ही करना था। उसके लिए मुझे 40 डिग्री में बैग लेके भी घूमना पड़ता तो मैं घूमता, क्योंकि मेरे को तो ज़रूरत थी। ठीक, तो यदि आपके जीवन की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, यदि आप अच्छे जीवन जीना चाहते हो, यदि आप बड़ा करना चाहते हो, अपना नाम, शोहरत, इज्जत बनाना चाहते हो, तो धंधा करो। और यदि आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, भाई मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है एंड आई एम हैप्पी इन 1 लाख में मैं हैप्पी हूँ, तो नौकरी करो। तो आप अपना जीवन कैसा जीना चाहते हो वो डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए। कोई व्यक्ति 1 लाख की जॉब में भी बहुत खुश है, वो धंधा करने वाले से ज़्यादा खुश है, उसको प्रेशर नहीं चाहिए, उसको टेंशन नहीं चाहिए, उसको रोज रोज का झमेला नहीं चाहिए कि उधाव से लेना माधव को देना, उसको नहीं चाहिए, उसको सुकून की ज़िंदगी चाहिए, तो वो जॉब करे। और जिसको 5-10 साल सुकून की ज़िंदगी त्यागने के लिए जो तैयार हो, वो नौकरी की छोड़ के धंधा करे। और जिसने एक बार धंधा का स्वाद चख लिया, वो नौकरी तो करेगा ही नहीं। मतलब आज हम आज़ाद हैं ना। आज आपने कल रात में मुझे फ़ोन लगाया, चित्रेश भाई कल सुबह आ रहा हूँ, तो मैंने ये तो बोला नहीं, अरे नहीं यार बॉस मुझे छुट्टी नहीं देगा राहुल भाई, मैं आज कल नहीं मिल पाऊंगा यार, तुम संडे को ही आना। मैंने क्या बोला, अरे जब दिल करे राहुल भाई तब आ जाओ, आपका घर है, आपका ऑफिस है, जब मन करे आओ। ये आज़ादी नौकरी में नहीं मिलती। पर नौकरी में सबसे अच्छी चीज़ है कि 1 तारीख को आपके मोबाइल की घंटी बज जाती है कि सैलरी आ गई है। तो जिसको कंफर्टेबल लाइफ पसंद है, जिसको बहुत भागम भाग नहीं करनी, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना, वो जॉब ही करे। वो नौकरी धंधे के लिए बना भी नहीं है, क्योंकि धंधा तो आप ये मान के चलो स्ट्रेस का दूसरा नाम धंधा है, जब तक वो सेट नहीं हो रहा। जिस दिन वो सेट हो जाएगा उस दिन हैप्पीनेस का दूसरा नाम हो जाएगा, पर तब तो स्ट्रेस का दूसरा नाम धंधा है। आपने बहुत
बहुत प्यार से, बहुत आसान शब्दों में इन चीज़ों को समझाया है, तो ऑडियंस को भी समझ में आया होगा। एक लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा चित्रेश जी, ऐसी कौन सी गलतियाँ आपने भी की होगी, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं, उनमें से कुछ गलतियाँ आप बताइए कि जो आज की ऑडियंस ना करे, बिजनेस को लेकर खासकर ना करें, तो वो सही रहे थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी। मैं सर एक सबसे बड़ी गलती बिजनेसमैन की मानता हूँ, जिस गलती के कारण मैक्सिमम बिजनेसमैन तकलीफ में आते हैं, वो है ज़रूरत से ज़्यादा लालच करना, जो मैंने भी किया कभी। अच्छा। ठीक, एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए मैं सोने चांदी का बिज़नेस करता था और सोने चांदी के बिज़नेस में ठीक ठाक पैसा कमाता था, पर मुझे कहीं से पता चला MCX में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक, अब मैंने वो MCX में पैसा कमाया जा सकता है ये बस सुना, उसको कमाने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी लर्निंग लेना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ये सब नहीं सुना और कूद गया MCX में, और वहाँ मैं अपने हाथ जला के आ गया। ठीक, फिर बाद में स्टॉक मार्केट का काम करना शुरू किया, तो स्टॉक मार्केट में भी वही बात, इंट्राडे ट्रेडिंग करके उसने इतना पैसा कमा लिया, चलो अपन भी करते हैं। देखा इंट्राडे करनिंग गए, 1-2 लाख रुपए जो थे वो सब भी संपला, ख़त्म। लालच बिजनेस में बहुत बुरा होता है और यही आपके बिजनेस को डुबाने का वन ऑफ द कारण होता है। मान लीजिए एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अब आप ये सोचो कि मैं बहुत मेहनत करके 6 महीने में कर लूँ तो होगा क्या? भगवान ने जो प्रोसेस बनाया है वो प्रोसेस में ही होगा, है ना? तो जो प्रोसेस को जो समय दिया जाना चाहिए वो देना चाहिए। आज भारत में 126 यूनिकॉर्न है, उसमें से 95 यूनिकॉर्न लॉस में है। 126 में से 95 क्यों लॉस में है? केवल लालच कि मैं फास्ट ग्रोथ करूं, फास्ट ग्रोथ करूं, फास्ट ग्रोथ करूं। तो ये लालच जो शब्द है ना राहुल भाई, ये लालच शब्द को निकाल दें। देखो, कमाना बुरा नहीं है, लालच में और कमाने में फर्क है। कंसिस्टेंसी से कमाना अलग बात है और लालच करना अलग बात है। जब लालच आता है ना तो अपने आप पे पट्टी बन जाती है, फिर हमें सही गलत नहीं दिखता, फिर हम खाली दौड़ जाते हैं। और जब प्रॉफिटेबल की बात करते हैं ना तो हमारी आंख की पट्टी खुली होती है, हम एक एक चीज़ बारीकी से निरीक्षण करते हैं कि सारी गोटियां सही सेट हुई कि नहीं, अब मैं दांव चलूं। मतलब बिजनेस पूरा शतरंज का गेम है सर बिजनेस। जब तक सारी गोटी सेट नहीं हो और आपने चेकमेट करने की कोशिश की तो आपका राजा शायद खुद उड़ जाए, और सारी गोटियां सेट हैं, आपने 4 बार इवेल्युएट कर लिया और फिर चेकमेट किया तो आप जीतोगे ही जीतोगे। तो केवल राहुल भाई आप लालच मन से निकाल के बिजनेस करो, और बिजनेस के प्रोसेस को बिल्ड होने में जो टाइम लगता है वो टाइम दीजिए। कच्चा लालच मत करो कि आज ही कर लो। कच्चे लालच में जो बच्चा निकलता है, जो धंधा निकलता है ना, वो अक्सर मर जाता है। और आपने पूरा समय दिया धंधे को सेट करने में। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि धंधा सेट करने में सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगाओ, उसके बाद ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रॉफिट, रेवेन्यू सब बाद की बात है। सबसे पहले आप जो चीज़ बेच रहे हो, चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, पहले उसको इतना सॉलिड बना लो कि नाम से बिके। आज मान लीजिए आप किसी के यहाँ से घी लेके आते होगे घर में खाने के लिए, तो यदि आप उसके यहाँ घी लेने जाओगे और वो बोलेगा यार आज नहीं राहुल भाई कल है, तो आप एक दिन पक्का इंतजार कर लो, क्योंकि आपको 100% पता है यार ये बहुत अच्छा घी देता है। आप एक दिन इंतजार कर लो। प्रोडक्ट ब्रांड बनाया, प्रोडक्ट में उसने दम डाली प्रोडक्ट में। ठीक, अब लोग क्या है, एक्सपांशन करने के लिए फ्रीमियम प्रोडक्ट तो बना लेते हैं। उनको लगता है जैसे जियो ने 3 साल फ्री में इंटरनेट डाटा दे के अपना धंधा बढ़ा लिया, वैसे ही मैं भी बना लूँगा। पर जियो के पास उतनी बैंडविड्थ थी क्या? आपके पास उतनी बैंडविड्थ है? आज जितने यूनिकॉर्न फेल हो रहे हैं ना, 90% फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्राहक लाने के चक्कर में फ्री ऑफर, फ्री कूपन, एक के साथ एक फ्री, 100 रुपये का कैशबैक, ये वो। तो अपन करना चाहते हैं जियो वाला धंधा और जेब में तुम्हारे गंगू तेली वाले। तो राहुल भाई लालच बस ना करे बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस को डिसिप्लिन से करे, समझ के करे, सीख के करे, लालच को हटा के करे, तो बिजनेस में गलतियां कम होती हैं। तो मैं अपने जीवन की 3 गलतियों की यदि बात करूं राहुल भाई, तो उनमें से पहली गलती थी मैंने लालच किया, MCX में, शेयर मार्केट में पैसा डुबाया। दूसरी गलती की मैंने धंधा बढ़ाने के चक्कर में बहुत माल उधार में बांटा। ये मेरे जीवन की दूसरी बड़ी गलती थी, जिसने मुझे जीवन में सबसे बड़ी सबक दी। आदमी धंधा बड़ा करने के चक्कर में उधार में माल बांट देता है, और उधार में माल बांटने में धंधा तो बढ़ जाता है
पर 4 लोग भी आपका पैसा दबा लेते हैं, तो जो आप 4 साल में कमाते हो वो एक ही साल में गवा देते हो। एक बिजनेसमैन होता है जो बोलता है ये नगद खरीदूंगा, नगद बेचूंगा, उधार नहीं करूंगा। उसको पता है कि मेरा यदि प्रॉफिट 1 करोड़ हुआ ना तो मेरी तिजोरी में पड़ा है। दूसरा होता है जो उधार में धंधा करता है और वो बोलता है मेरा तो 5 करोड़ का प्रॉफिट है, पर मार्केट में 7 करोड़ की उधारी है, और वो 7 करोड़ की उधारी डूबी तो 5 करोड़ का प्रॉफिट नहीं आया, 2 करोड़ जेब से लेके गया। तो दूसरी मेरी गलती थी जीवन की, मैंने उधार में बहुत माल बांटा। और तीसरी मेरी जीवन की गलती थी कि मैंने अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रखा। जब मैं जीवन में सफलता, उस समय को लगता था बहुत बड़ी सफलता है, तब मैं थोड़ा एरोगेंट हो गया था। तो आप हमेशा जीवन में ज़मीन से जुड़े रहो, नरम बने रहो, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखो, ज़ुबान पे शक्कर रखो। एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड के फादर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पैर में चक्री लगी होनी चाहिए, दिमाग में बर्फ़ होनी चाहिए और मुंह में शक्कर होनी चाहिए, तभी धंधा करने घर से बाहर निकलो, नहीं तो मत निकलो। क्या बात है। ठीक, पैर में चक्री लगी होनी चाहिए मतलब दिन भर घूम सको। ठीक, दिमाग ठंडा मतलब कितना भी गुस्से की बात हो, आपका दिमाग हमेशा ठंडा होना चाहिए जिसमें सही डिसीजन लो। और सामने वाले पे कितना भी गुस्सा आ रहे हो, कितना भी गलत काम कर रहा हो, मुंह से तुम्हारे शक्कर ही निकलनी चाहिए। तो यदि ये कर सकते हो तो धंधा करना, नहीं तो मत करना। तो तीसरी मेरी जीवन की बड़ी गलती थी कि जब मुझे जीवन में थोड़ी सक्सेस मिली तो मैं थोड़ा एरोगेंट हो गया था, इंसान को इंसान नहीं समझता था। ये मेरी जीवन की तीसरी बड़ी गलती थी। तो ये 3 गलती मैंने मेरे जीवन में की, जो मुझे लगता है कि यदि लोग ना करें तो धंधे में ज़्यादा सफल हो पाएंगे, जिस स्तर पे आ जाएं उससे आगे जा पाएंगे। और चौथी एक और बोल देता हूँ, हमेशा आप अपनी अर्निंग का कम से कम 10% पैसा अपने दिमाग में निवेश करो। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, मतलब जिन भी चीज़ों से आपके बिजनेस में नई वैल्यू ऐड हो सकती है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करो। तो ट्रेनिंग करना और किताबें पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए। हर बिजनेसमैन को अपने जीवन का नियम बनाना चाहिए कि मैं 1 लाख रुपए यदि महीने में कमा रहा हूँ तो 10,000 रुपये मैं अपने जीवन को, अपने दिमाग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए इन्वेस्ट करूँगा। तो ये चीज़ें जो करेगा उसके जीवन में सर सफलता आएगी ही आएगी। आपने बहुत आसान शब्दों में बिजनेस को ही पूरा परिभाषित कर दिया है, पूरा एकदम क्लियर आपने बिजनेस को समझा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी।